हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ राम राम नमस्ते। ਤੁਹਾਡਾ स्वागत किया जाता है इन रिजल्ट गुरु 2.0 चैनल। एंड आज का जो टॉपिक था हमारा दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन्स, जो मैंने कल भी करवा रही थी बट हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। आज उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स में दो तीन चीज़ें मैंने आपको कल करवा दी थी। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बताया था कि देखिए हमारे पास एक होता है कप होता है ना, कप के अंदर बहुत सारा ऊन के गोले फेंक देते हैं। ऊन के गोलों में क्या है, अलग अलग क्या है, फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो दो स्ट्रक्चर्स हमने करे थे वो दोनों के दोनों कौन से थे उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है जी। उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें है हमारे पास मालफाइजिन कैप्सूल, ठीक है जी। ये क्या है, इनमें दो चीज़ें हैं हमारे पास। क्या है, एक तो बोमैन कैप्सूल हो गया, एक तो हो गया बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल ये कैप्सूल की शक्ल का ही है, ये कल हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारा गुच्छे होते हैं और इस गुच्छे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लैमुरुलस, ग्लो, ठीक है जी। ये वाला होता है। अब ये दो चीज़ें हम कर चुके थे, है ना। इसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ जब फिल्टर हो रही होती है, जब कोई भी चीज़ यहाँ पे फिल्टर हो रही होती है, कोई फिल्ट्रेशन होती थी, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन किस चीज़ की हो रही थी, फिल्ट्रेशन किस चीज़ की हो रही थी। फिल्ट्रेशन सरकार हमारी हो रही थी, हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा की हो रही थी। प्लाज्मा फिल्टर हो रहा था, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन थे वो फिल्टर नहीं हो पा रहे थे। प्लाज्मा के अंदर जितने भी प्रोटीन थे, ठीक है, मैं यहाँ पे रेज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन थे वो फिल्टर नहीं हो रहे थे, प्लाज्मा के प्रोटीन नहीं फिल्टर हो रहे थे। बस ये चीज़ याद रखने वाली थी। और ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इसको मेलफाइजिन कैप्सूल बोलते हैं ना। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं। देखिए दो सेक्शंस हो गए हमारे नेफ्रॉन्स के, ठीक है जी। नेफ्रॉन्स के क्या हो गए, दो स्ट्रक्चर्स हो गए। एक तो होते हैं मेलफाइजिन कैप्सूल हो गया, और दूसरा है हमारे पास ये सारा का सारा हमारे पास क्या आ गया, हमारा सारे के सारा आ गया रीनल ट्यूब्यूल आ गया, रीनल ट्यूब्यूल आ गया, रीनल ट्यूब्यूल। अब ट्यूब्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसे ही आप धीरे धीरे देखोगे, अब इसमें क्या है, इसमें यही खेल चलता रहेगा। कभी एब्जॉर्ब कर लिया, कभी उसको रिलीज कर दिया, कभी एब्जॉर्ब कर लिया, कभी रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, कभी पुनर्अवशोषण कर लिया। यही सारी चीजें चलती रहेंगी यहाँ पे, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात करी थी, यहाँ पे बात करी थी ग्लैमरुलस की। इसके बारे में ये चीज़ बात करी थी, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे एफरेंट एफ्रियोल्स होते हैं, ठीक है जी। अब वही हमारे पास धमनिका होती है, फाइन ब्रांचेस होती है रीनल आर्टरी की। अब इसमें क्या है, जो ब्लड होता है वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, वो जो ब्लड आरबीसीज हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गई है, जो प्लेटलेट्स हो गई, ये सारी की सारी कहाँ रहती है, ग्लैमरुलस में ही रहती हैं। बट जो फिल्ट्रेशन करके आता है वो सिर्फ प्लाज्मा आता है। कभी आपने देखा कि ब्लड में अगर मान लो कि ब्लड में कोई चीज़ ऐसी पाई जा रही है, लाल रक्त कोशिकाएं पाने लग जाती हैं, या ग्लूकोज पाया जाता है, या कोई प्रोटीन पाया जाने लग गया, तो मतलब क्या है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है, आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए ना। चलो अब ये सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। अब इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है। रीनल ट्यूब्यूल हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है, हमारे पास एक स्लाइड है यहाँ पे, इसको देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल है। अब इसमें क्या है, रीनल ट्यूब्यूल हमारा होता है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल, और ग्लैमुलस उसके अंदर है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट में क्या होता है, पीसीटी। पीसीटी के बारे में कल भी बात करी थी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ये क्या होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर, मतलब पास। नियर मतलब यहाँ पास क्या होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है थोड़ा सा गुंजलदार होना ना। थोड़ा सा गुंजलदार होना मतलब क्या है, ये देखने में ऐसा ट्यूब जैसा लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा यार पीसीटी तो बड़ी सिंपल सी है, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, सीधा पाइप जैसी बना रखी है। बट एक्चुअली में ये पाइप जैसी नहीं होती सरकार, ये होती है थोड़ी गुंजलदार होती है, थोड़ी घुमावदार होती है, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है घुमावदार होना, ठीक है। किसी चीज़ का घुमावदार होना, कौन सी क्या चीज़ बोलते हैं, घुमावदार होना, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। और ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक या पाइप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें क्या है, आप देखो अब इसके बाद हमारे पास आ गया लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले मतलब क्या है, ऐसा लूप पाया जाता है, जो हेयर पिन्स होती है लड़की की, वो क्या है, लूप ऑफ हैनले बनाता है। ऐसे वाला स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वाला, ठीक है, लूप ऑफ हैनले, है ना। हेयर पिन्स देखिए लड़कियों की, तो उसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। अब क्वेश्चन एक बार एसएससी में ये क्वेश्चन आया था, ये बताइए जो लूप ऑफ हैनले है, जो लूप ऑफ हैनले है वो किसके साथ संबंधित है। आपको दे दिया जाता है श्वसन तंत्र हो गया, एग्जीक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र हो गया,
यहाँ आपको न्यूरॉन सिस्टम दे दिया जाएगा, यहाँ आपको ब्लड सिस्टम दे दिया जाएगा, आप हो जाओगे वहाँ पे कंफ्यूज। तो अगर लूप ऑफ हेनले के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में जान लीजिए ना। अब लूप ऑफ हेनले में सबसे ज़्यादा कम पुनर्अवशोषण होता है। जो पीसीटी होती है, जो पीसीटी जो पहला ट्यूब आता है जो बोमन कैप्सूल के साथ लिंक्ड होता है, बोमन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले के बीच में रहता है हमारा पीसीटी रहती है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहती है। वो क्या करेगी, इन दोनों को कनेक्ट करेगी। कनेक्ट करने के बाद इसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। पीसीटी की कहानी। अब पीसीटी में क्या है, हमारे पास हमारे पुनर्अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है पीसीटी लूप ऑफ हेनले में बिल्कुल ही कम जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है या पुनर्अवशोषण बहुत ज़्यादा कम कहाँ पे होता है, लूप ऑफ हेनले। और इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसमें सबसे ज़्यादा पुनर्अवशोषण होता है, आप बोलोगे पीसीटी में। जिसमें सबसे ज़्यादा कम होता है आप बोलोगे लूप ऑफ हेनले में होता है। तो आगे मूव ऑन करते हैं हम इस चीज़ में, आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं, आगे वाली स्लाइड पे। हुन देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ सीधा सीधा दिख रहे हैं ना, सीधा सीधा दिख रहे हैं। आ वाली ट्यूब ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ कह रहे हैं, पीसीटी कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, पीसीटी कह रहे हैं। अब लूप ऑफ हेनले तो ये आ गया, ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डीसीटी लिखा हुआ है, ये वाली जो है इधर की तरफ की, यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे वाली है ना, इसको बोलते हैं डीसीटी। इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी। इसके बारे में बात करेंगे अगली यहाँ पे, है ना। अब देखिए डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल से याद रखिएगा दूर, डिस्टल से याद रखिएगा दूर, मतलब क्या है, ये दूर जाने वाली जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं डिस्टल। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाता है, डिस्टल ट्यूब्यूल करती क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब डिस्टल ट्यूब्यूल जैसे ये तो एक नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, उनके डीसीटी भी होंगी। डिस्टल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब वही घुमावदार हो गया, ठीक है। ट्यूब हो गया मतलब पाइप लाइक हो गया। अब ये क्या है, सारा का सारा जो है अपना मटीरियल है वो कहाँ पे जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है ना। कलेक्टिंग डक्ट में सारे नेफ्रॉन्स अपने अपना स्ट्रक्चर, अपना अपना जो वेस्ट है वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, ये कहाँ ओपन होती है, ये सारी की सारी हमारी होती है वहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन हो जाती है। कहाँ पे जाके, कनेक्टिंग डक्ट में ओपन, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन हो गई। चलो इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। पहले क्या हुआ, हमारे पास एक कैप्सूल है। कैप्सूल क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस है, उसमें प्लाज्मा फिल्टर हो गया। प्लाज्मा फिल्टर होने के बाद पीसीटी में जाएगा, लूप ऑफ हेनले में जाएगा, डीसीटी में जाएगा, फिर हमारी कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, ठीक है। और किडनी के दो स्ट्रक्चर करे थे हमने, कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में बात करी थी, ठीक है। कॉर्टेक्स जो क्या था, आउटर वाला पोर्शन हो गया, जो बीन वाला जो ऐसा स्ट्रक्चर, बीन वाला स्ट्रक्चर बनता है, बीन का जो आउटर वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला जो ये वाला है ना, इसको बोलते थे कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते थे सरकार, कॉर्टेक्स बोलते थे। कुछ हमारे पिरामिड की शेप का स्ट्रक्चर बनता था ऐसे करके, है ना, कुछ ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स बन रहे होते थे, ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे वाले, ठीक है। ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे इसको क्या बोलते थे, मेडुला बोलते थे। अब याद रखिएगा मेडुला में कौन सा पाया जाता है स्ट्रक्चर, ये लूप ऑफ हेनले इसमें पाया जाता है। मेडुला में कौन सा पाया जाता है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किस में पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। बाकी सारे के सारे जो है वो सारे के सारे किस में पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे। तभी इसको कई बार कॉर्टियल नेफ्रॉन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, कॉर्टियल नेफ्रॉन्स भी बोला जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले को छोड़ के बाकी सारे के सारी जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा कहाँ लाई करता है, कॉर्टेक्स वाले में लाई करता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको इस चीज़ की, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे है मेलफाइजन कॉर्पसल हो गया, पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। ये कहाँ रीजन में सिचुएटेड है, कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है, ऑफ द किडनीज वेयर एज अ लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जाती है ये चीज़ एग्जाम में कि कौन सा पोर्शन हमारा क्या है, मेडुला में रह गया, कौन सा पोर्शन हमारा क्या है, कॉर्टिकल रीजन में रह गया। तो कॉर्टेक्स में कौन से है, सारे पोर्शन हमारे कॉर्टेक्स में रह जाते हैं। कॉर्टेक्स में कौन सा आ जाता है, बोमन कैप्सूल भी आ गया, हमारे ग्लोमेरुलस भी आ गया, और उसके बाद हमारे पीसीटी भी उसमें आ गई, डीसीटी भी उसमें आ गई, और रह कौन सा गया, जो हमारी
पिन लाइक स्ट्रक्चर है, जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ के सिर्फ हमारा क्या रह जाता है, वहां पे रह जाता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ द लूप ऑफ द हैंले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड इनटू द वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, ठीक है। और ये क्या है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट होने की वजह से, मतलब लाइक ये बिल्कुल थोड़ा सा जो सिस्टम है ना, हल्का सा, वो कहाँ कहाँ रह जाएगा, मेडुला में रह जाएगा। बस यहाँ पे ये चीज तो दिखाई दे रही है, लूप ऑफ हैंले कहाँ पे है, ये हमारा मेडुला में पाया जा रहा है। ये कहाँ पे पाया जा रहा है, मेडुला में पाया जाता है। और मेडुला क्या है, इस नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सरकार इसको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बोलते हैं। अब सच नेफ्रॉन्स आर नोन एज टू बी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आप एक बार इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हो। नेफ्रॉन्स के बारे में हमने अब तक बात कर चुके हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है, सबसे छोटी इकाई है हमारी किडनीज की, जो किडनीज उसकी बनी होती है ना। और दूसरी चीज़ हमने ये चीज़ करी, नेफ्रॉन क्या है, फिल्टर करता है। फिल्टर करता है किसको, ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिया बाहर निकालता है, ठीक है। और कुछ रीएब्जॉर्प्शन भी करता है, क्योंकि हमने यूरिन में देखा है, यूरिन में आगे जाके भी बात करेंगे, यूरिन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, बिल्कुल पानी वाला नहीं होता, बिल्कुल ही पानी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यूरिन में अगर ज़्यादातर पानी निकलने लग गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो, ये चीज़ करने के बाद फिर हमने ये भी चीज़ देखी कि अच्छा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ऊन के गोले जैसे स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं ग्लैम्युरुलस, और वो कप को क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। और कैप्सूल से याद रखेगा, वो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और फिर बोमेन कैप्सूल के बाद आ जाती है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करती क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारी सरकार करती है उसको, मतलब लाइक आपका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया, पुनर्अवशोषण हो गया, ये चीज़ों में हेल्प करेगी, ठीक है। लूप ऑफ हैंले में क्या है, सबसे कम जो पुनर्अवशोषण होता है ना। उसके बाद हमारे पास डीसीटी आ गई। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, सीधा सीधा यही जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, जो ऐसे जितने भी नेफ्रॉन्स है वो सारे के सारे कहाँ पे है, वहाँ पे डिस्टल जो कलेक्टिंग डक्ट में जाके अपना सिक्रीशन बाहर निकाल देते हैं। सिक्रीशन नहीं कह लो, मतलब लाइक जो अपना जो इन्होंने फिल्टर करा है वो सारा का सारा वहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे ये चीज़ बात है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो, अब ये चीज़ देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है यूरिन फॉर्मेशन में, है ना। यूरिन फॉर्मेशन में ये चीज़ हो रही है, हमारे पास क्या है, पहली बात तो एक जो ये गुंजलदार स्ट्रक्चर है, गुंजलदार स्ट्रक्चर में से क्या है, प्लाज्मा बाहर निकाल रहा है ना। प्लाज्मा क्या है हमारा, वहाँ पे बोमेन कैप्सूल में चला गया। अच्छा, बोमेन कैप्सूल में जाने के बाद इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ कुछ सिनेरियो अलग हो रहा है ना। तो इनमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि प्लाज्मा निकल के आया, प्लाज्मा प्रोटीन बड़े होते हैं, इस वजह से ये क्या है, वहाँ पे जा ही नहीं पाते, कॉर्टेक्स जो ये क्या जाते हैं, वहाँ पे जा ही नहीं पाते। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जैसे नॉर्मली बात करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब क्या है, आरबीसीज जा नहीं पाएंगी, डब्ल्यूबीसीज जा नहीं पाएंगी, प्लेटलेट्स जा नहीं पाएंगी, कुछ भी चीज़ आपकी यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है, ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन हो गया ग्लैमरुलस, फिर होता है रीएब्जॉर्प्शन या पुनर्अवशोषण की बात करते हैं। पुनर्अवशोषण करने वाले कौन से दो अंग होते हैं, दैट इज पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हैंले हो गया, ये क्या है, पुनर्अवशोषण करते हैं। मान लो कि कुछ चीज़ मिसिंग रह गई या कुछ गलती से निकल गई, फिल्टर हो गई, तो उसको क्या है, दोबारा फिल्ट्रेशन चलती रहती है ना। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारे जो क्या है, फिल्ट्रेशन की बात करीजिए तो 1800 ml हमारा क्या है, 1800 ml ऑलरेडी फिल्टर हो जाता है। पर अगर बात करी जाए यूरिन, जो यूरिन निकलता है वो 1 से 1.5 लीटर निकलता है, बाकी सारा क्या है, वो हमारा क्या है, पुनर्अवशोषण में चला जाता है, पुनर्अवशोषण में चला जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। और अवशोषण में आपको, पुनर्अवशोषण में आपको दो चीज़ें याद रखने वाली है। एक है जिसमें सबसे ज़्यादा पुनर्अवशोषण होता है, सबसे ज़्यादा पुनर्अवशोषण होता है हमारा पीसीटी में। किसमें होता है सरकार, पीसीटी में होता है, ये चीज़ आपको याद करनी है ना। पुनर्अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है पीसीटी में, सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है पीसीटी में, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है जी। और सबसे कम पुनर्अवशोषण किसमें होता है, ये होता है किसमें, पुनर्अवशोषण सबसे कम किसमें होता है, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हमारा लूप ऑफ हैंले में।
किसमें? लूप ऑफ फैनले में। लूप ऑफ फैनले कैसा है? जैसे एक लड़की होती है, उसकी जो हेयर पिन पाई जाती है ना, लूप ऑफ फैनले कुछ ऐसी शेप का होता है। लूप ऑफ फैनले किस शेप का होता है? ऐसे करके, है ना। फिर एंड पे होता है सिक्रीशन, है ना, एंड पे हो जाता है सिक्रीशन। ये चीज़ याद रखनी है। सिक्रीशन में क्या है? आप उस चीज़ को सिक्रीट करते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में क्या है? पहली बात तो ये होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में हो जाती है? हमारी ग्लैमरुलस में हो जाती है, प्लाज्मा को बाहर निकाल देते हैं। फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब ये है कि मान लो कि आपके जो कलेक्टिंग डक्ट में जितनी भी सारी चीज़ें जा रही है वो सारी की सारी सिक्रीशंस में चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस है मतलब कि खुद ब खुद होता रहता है, आपने इसमें एफर्ट नहीं करा, ठीक है। इसमें क्या है? कुछ प्रेशर मेंटेन करने, कुछ प्रेशर या दाब मेंटेन कर लेते हैं। अब वो दाब मेंटेन में क्या होता है? खुद ब खुद ही चीजें इधर की उधर हो जाती हैं। ये चीज याद रखनी, दैट इज अ पैसिव प्रोसेस, है ना। अब उसके बाद क्या है? विच टेक प्लेस इन द ग्लैमरुलस इनटू द बोमेन कैप्सूल। ये चीज क्लियर होगी। एफरेंट, जो एफरेंट एट्रियोल होता है वो नैरोअर होता है एज कंपेयर टू द एफरेंट एट्रियोल, ठीक है। जो इफरेंट होता है ना, इफरेंट एट्रियोल, ये क्या होता है? थोड़ा सा नैरो होता है, मतलब पतला होता है एज कंपेयर टू अगर बात करी जाए एफरेंट की, है ना। एफरेंट थोड़ा सा बड़ा होता है। इसकी वजह से क्या है? प्रेशर मेंटेन हो जाता है, प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण क्या है? फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। फिल्ट्रेशन स्टार्ट क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर का क्या है? डिफरेंस पाया जाता है। ये चीज क्लियर करनी है। प्रेशर का क्या पाया जाता है? डिफरेंस पाया जाता है, जिसके कारण ये चीज पाई जाती है। चलो इसके बाद क्या याद रखना है? ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन एट द रेट, है ना। इसका फिल्ट्रेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट होता है वो क्या होता है? पहले एंटरिंग इनटू द बोमेन कैप्सूल, ठीक है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में जो एंटर करता है उसको क्या है? फिल्टर्ड जो ब्लड हो गया ना। अब नॉर्मल एडल्ट में क्या होता है? 120 पर मिनट होता है और अबाउट 180 लीटर्स पर डे होता है। अगर एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट कितना यूरिन पास करता है? 1.8 लीटर्स या 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर्स तक ये यूरिन पास करते हैं हम डेली, है ना। ये चीज़ याद रखनी है। अब इतना यूरिन हम पास करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि पानी के कारण क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे मान लो यूरिन पास करते जा रहे हो ना, वाटर आपकी फिल्टर नहीं हो रहा, रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा वाटर, है ना। रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पुनर्अवशोषण नहीं होगा वाटर का, और वो कहाँ होता है? डीसीटी में होता है जाके। डीसीटी मतलब क्या है? जो एंड वाला होता है वो कहता है पानी तो दे दो, पानी तो दे दो ना, ऐसे वाला सिनेरियो है ना। तो याद रखिएगा, जो पानी होता है उसका भी पुनर्अवशोषण होता है। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड विच कैरिड आउट बाय द ग्लैमरुलस एंड इज कॉल्ड द ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज हमारा 1100 लेके 1200 ml ऑफ द ब्लड क्या है? फिल्टर हो जाता है किडनीज पर मिनट, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऑन एन एवरेज कितना फिल्ट्रेशन होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है। हमारे पास क्या है? ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन एंड ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास्ड इनटू द बोमेन कैप्सूल। ये चीज़ हमें पता चल गई है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है? ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट हमने ऑलरेडी कर लिया है। नॉर्मल एडल्ट के बारे में आपको याद रखना है। और टोटल कितना यूरिन बनाते हैं हम एक दिन में, कितना मूत्र बनाते हैं हम? 1 से लेकर 1.5 लीटर तक हम यूरिन बनाते हैं। ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड पे, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है जीएफआर रेट। ये चीज़ पता होगी, क्लियर होगी, हमने जीएफआर रेट के बारे में बात कर ली है ना। अब ये क्या होता है? अब जैसे मान लो कि हमने क्या करा, हमने 1800 लीटर्स पर डे 180
1800 मिलीलीटर है ना, हमने पर डे क्या करा उसको बिल्कुल ही हमने उसको फिल्टर करना स्टार्ट करा, बट हम रिलीज़ कितना करते हैं 1.5 लीटर्स ही रिलीज़ करते हैं। अच्छा, इतना रिलीज़ कम क्यों करते हैं, रीज़न क्या है, हमारा पुनर्अवशोषण होता है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता है, पुनर्अवशोषण होता है, इसके कारण रीअब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है, हम नॉर्मल यूरिन जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूब्यूलर सेल्स सीक्रेट द सब्सटेंसेस लाइक H पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड द अमोनिया इनटू द ब्लड। ये चीज़ याद रखनी है, कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं उनको प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन करा जाता है, बार बार रीएब्जॉर्प्शन करा जाता है ताकि क्या है वो सॉल्ट्स बाहर ना निकल जाए, है ना। कई बार इंसान को डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। अब डिहाइड्रेशन में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने क्या है बहुत ज़्यादा यूरिन आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट्स आपके बाहर निकल रहे हैं, तो उसके कारण क्या है आपको दोबारा से आपको प्रॉपर एनर्जी लेने की ज़रूरत पड़ती है, या आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लेते हो जैसे मान लो कि हमारे पास वो होता है क्या कहते हैं ORS लेते हैं, ORS भी इसी कारण होता है ना। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है वेरियस सब्सटेंसेस जो रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो PCT में क्या चीज़ें एब्जॉर्ब्ड होती हैं, ठीक है, रीएब्जॉर्ब्ड क्या क्या होती है, ठीक है। अब PCT में जाके रीअब्जॉर्ब होंगी, 80% हमारा वाटर होता है ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सोडियम आइंस भी हमारी 70% क्या है ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है PCT में। हम 75% पोटाशियम आइंस होती है ये भी रीअब्जॉर्ब हो जाती है। अब एंटायर ग्लूकोज एंड द अमाइनो एसिड्स भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ना। अब क्या होता है, जैसे मान लो ग्लूकोज की मात्रा है ना, अब कई बार पूछा जाता है कि ब्लड शुगर कौन सा पाया जाता है ना, हमारे पूछा जाता है ब्लड शुगर कौन सा है ना, ब्लड शुगर क्या है हमारे पास, ग्लूकोज होता है, सॉरी ग्लूकोज होता है। अब ये चीज़ याद रखना है ग्लूकोज में क्या है। अब मान लो आपका फिल्टर नहीं हो पा रहा, आपने रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही, आपकी किडनीज अपनी उतनी लेवल की नहीं हो पा रही, ठीक है, आपके क्या है आपके यूरिन में या मूत्र में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। मतलब क्या है कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो फिल्टर नहीं हो रही है ना, तो ये चीज़ पता चल जाती है, या तो किडनीज काम नहीं कर रही, या किडनी में कोई रुकावट आ गई है, यहाँ कोई बेसिकली कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, तो सारी की सारी आपकी क्या है, या तो आपका ब्लड टेस्ट पाया जाता है, या आपके क्या है यूरिन टेस्ट करा जाता है ना, मूत्र का टेस्ट करा जाता है, सुबह खाली पेट करा जाता है ना, खाली पेट कर लो है ना, और उसके बाद क्या है उसको टेस्ट को लैब में लिया जाता है ताकि उसमें देखा जाता है कि आपको कुछ एक्सेप्शनल कुछ कोई और बीमारी तो नहीं है, ये चीज़ देखी जाती है ना। अब दूसरी ये चीज़ याद रखना है, यूरिया एंड द विटामिन सी आर ऑल्सो रिजॉर्ब्ड है ना, कुछ हमारे क्या है विटामिन सी भी रीअब्जॉर्ब हो जाती है। PCT क्या करती है, मेंटेन करती है pH को, है ना। अब क्या है ब्लड का हमारा pH मेंटेन्ड है ना, ठीक है, हमारा ब्लड का भी pH मेंटेन है, तो PCT इसमें भी हेल्प करती है, हमारी pH को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। कुछ याद रखना है, आयनिक हमारा बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। आयनिक बैलेंस से तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया है, जैसे सोडियम को एब्जॉर्ब करा, पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब करा, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। वाटर को 70% हमारा 80% वाटर रीअब्जॉर्ब करा, तो ये सारे के सारे क्या है एब्जॉर्प्शन करने से आप क्या है आप उसका आयनिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हो, आयनिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है जी। चलो अब कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स भी क्या है हमारी अब्जॉर्ब हो जाती है, रीअब्जॉर्ब हो जाती है, पुनर्अवशोषण हो जाता है ना। और ज़्यादातर हमने ये भी चीज़ करी थी, हमने श्वसन सिस्टम में करी थी, श्वसन तंत्र में करी थी कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्मेट में हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है हमारे HCO3 में, है ना। HCO3 के फॉर्मेट में हमारी क्या है ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, है ना। ये भी चीज़ हमने कर ली है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास LOH ना, लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं ना। लूप ऑफ हेनले में ये चीज़ याद रखिए, रीएब्जॉर्प्शन इसमें सिर्फ मिनिमम होती है, PCT में हमने मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर चुके हैं, पुनर्अवशोषण हम सबसे ज़्यादा किस में कर चुके हैं, PCT में कर चुके हैं, LOH में मिनिमम होता है ना। चलो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करने के बाद हम इसको ऑफ करेंगे क्लास को, इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ हम क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। द ट्यूब दैट कनेक्ट्स विद द लूप ऑफ हैनले टू द कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या है बीच में क्या है, पहले तो एक लूप ऑफ हैनले आ गया, ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है डिस्टल आ गया है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गई, फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किस में जाके अपना सारा निकालेगी, ये डालेगी कलेक्टिंग डक्ट में, और ऐसे ही हमारे सारे नेफ्रॉन्स का DCT वहाँ पे जाके कलेक्टिंग डक्ट में अपना सारा बाहर निकाल देगा ना। मेन जॉब क्या होता है, मेन जॉब इसका होता है सिक्रीट द मटेरियल्स लाइक हाइड्रोजन आयंस एंड कैरोटीनिन एंड ड्रग्स आउट द ब्लड इनटू द
फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये जहाँ पे क्या है, कैरेटिनिन। कैरेटिनाइन हमने एक पिगमेंट की बात करी थी। कैरेटिनाइन पिगमेंट एक ऐसा है, कैरेटिनाइन फॉस्फेट बनता है हमारी क्या है हड्डियों में, मसल्स में, ठीक है, और वो चीज़ बनती है और वो पिगमेंट हमारा किडनीज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है ना। किडनीज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने की वजह से उसको क्या है, उसको जल्दी जल्दी आपको रिमूवल करना पड़ता है, आपको बाहर निकालना पड़ता है, बट आप ऐसा काम नहीं करते, चलो कोई इशू नहीं है ना। कई बार आप किडनीज को ध्यान नहीं देते आप, ठीक है, कैरेटिनाइन आपका फिल्टर नहीं होता। कैरेटिनिन जो फॉस्फेट होता है वो टूट के ही कैरेटिनिन बनता है। कैरेटिनाइन हमारी जो एक तरह का वेस्ट है हमारे लिए, है ना, वेस्ट है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, अगर वो नहीं निकला तो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। अब ये चीज़ याद रखनी है। अब रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड द वाटर, है ना, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे Na और इस सेगमेंट में। DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द HCO3। अब ये क्या है, पुनर्अवशोषण भी कर सकता है HCO3 का, एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड द पोटाशियम आयंस एंड द NH3, ठीक है, और कुछ हमारे क्या है सिक्रीट कर देता है ना, बाहर निकाल देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। DCT क्या कर रहा है, DCT हमारा एट द एंड सारी चीज़ें लेके जाता है, वो कहता है कि हाँ जी मैंने जितना एब्जॉर्प्शन करना था वो हो चुका है, पुनर्अवशोषण भी हो चुका है, अब आप इसको ले लो साथ के साथ ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, DCT हो गया, PCT हो गया, और हमारा लूप ऑफ फैनले हो गया, है ना। अब इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आ गया। कलेक्टिंग डक्ट में आपने क्या है, DCT के बाद कलेक्टिंग डक्ट आ गया। सारे नेफ्रॉन्स का जो बाहर निकालने वाली चीज़ होती है वो सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट में चलेगी, है ना। कलेक्टिंग डक्ट में 80% फिल्टर्ड H2O हैज़ बीन रीएब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, अर्ली पार्ट ऑफ द DCT एब्जॉर्ब द स्मॉल अमाउंट ऑफ द Na एंड प्लस सिलियोना, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिर से दोबारा कलेक्टिंग डक्ट में क्या है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन में बाहर निकाला जाए, है ना। इसके बाद क्या है, यूरेटर्स आ जाएंगे। यूरेटर्स क्या है, जैसे मान लो हमारी किडनीज है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमारे पास किडनी है, ये तो हमारी किडनीज का स्ट्रक्चर हो गया सारा, है ना, ये हमारे किडनीज का, और यहाँ पे क्या है, 2 यूरेटर्स आते हैं, 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिनको क्या है बोलते हैं यूरेटर्स, और इसके बाद यूरेटर्स आएंगे पाइप लाइक स्ट्रक्चर और सीधा यूरिनरी ब्लैडर में जाके बैठ जाएंगे ना, यहाँ पे स्टोर कर देंगे अपने सारा सिक्रीशन उसमें घेर देंगे ना। तो याद रखिएगा DCT तक ही खेल चलता है सारा पुनर्अवशोषण का, है ना। ये कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, यूरिन को कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, पानी का ज़्यादा लॉस ना हो, पानी को क्या है रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो ये सारा का सारा इसमें पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम क्लास को ऑफ करते हैं। क्लास को कल की क्लास में हम करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे इसके बारे में आपको बता देती हूँ। कल की क्लास में हम करेंगे यूरेटर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर यूरेटर्स करने के बाद, मूत्रवाहिनी करने के बाद फिर मैं आपको करवाऊंगी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर करने के बाद फिर में हम करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन के बारे में बात करने के बाद फिर मैं आपको करवाऊंगी आपको यूरिन के बारे में। यूरिन के क्या है, हमारा pH कितना होता है, कितना पाया जाता है, क्या चीज़ होती है, और अगर ये चीज़ हमारी क्या है, यूरिन में क्या क्या चीज़ें पाई जाए तो कौन से एलिमेंट्स हो जाते हैं, कौन सी बीमारी हो जाती है, इनके बारे में कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। फॉर नाउ टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ बहुत ज़्यादा ध्यान रखियो एंड कीप स्माइलिंग, कीप मोटिवेटेड। एंड ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी डाउट होता है प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल इज़ मस्ट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मत भूलना। टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक में है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लोगे, ठीक है, इन डिस्क्रिप्शन एंड इन डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है, और फॉर द डाउट्स, ठीक है, फॉर द डाउट्स आप क्या करोगे, आप इंस्टाग्राम, मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी मेरी है, दैट इज़ हरजोत मान फिजिक्स। हरजोत मान फिजिक्स हमारी इंस्टा आईडी है, इसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। टेक केयर एंड सत श्री अकाल, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखियो। एंड कल मिलेंगे अब नई क्लासेस में, ठीक है। एंड विद द न्यू शेड्यूल, हो सकता है 2-3 दिनों में शेड्यूल्स चेंज हो जाए, तो अपने शेड्यूल्स प्लीज़ चेकआउट कर लेना। आप अपने यूट्यूब पे जाके एक बार अपने सारे फेवरेट टीचर का सारा शेड्यूल चेक कर लेना, ठीक है जी। टेक केयर जी, सत श्री अकाल, आपका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखियो।